नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उन तमाम चीज़ों को हम जैसा आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व के महाद्वीपों में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है विश्व का? तो एशिया। उसके बाद कौन है? तो अफ्रीका। उसके बाद कौन है? तो उत्तरी अमेरिका, जिसका हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को शुरू करते हैं। देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चित्र है, मानचित्र है, जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं सीमाएं किस किस को छूती हैं। तो देखेंगे इस महाद्वीप के उत्तर में इस वाले भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर कैरेबियन सी है। देखिए मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब पढ़ाया था तो उसके दक्षिण में था कैरेबियन सी। अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो उसको देख लें। तो उत्तर में कौन है? कैरेबियन सी है। और यहाँ उत्तर में कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी। ये वाला देखिए, ये यहाँ पर 7 छोटे छोटे देश बताए थे मैंने। मैक्सिको के बाद यहाँ मैक्सिको है, और इस मैक्सिको के बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिको है, और इस मैक्सिको के बाद 7 छोटे छोटे देश हैं। उन देशों में यहाँ पर इस पनामा नहर के इधर पर पनामा कंट्री है, और पनामा कंट्री में ही पनामा नहर है। कौन सी नहर है? पनामा नहर। तो पनामा कंट्री से को पनामा नहर द्वारा किससे अलग किया जाता है? यहाँ पर कोलंबिया कंट्री है। तो कोलंबिया कंट्री पनामा कंट्री से किससे अलग होती है? पनामा नहर से। ध्यान से सुनिए, कोलंबिया कंट्री पनामा कंट्री से किस चीज या किस भौगोलिक परिस्थिति से अलग होती है? तो पनामा नहर द्वारा। इसके बाद देखेंगे उत्तर में समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कैरेबियन है, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर पनामा नहर है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके दक्षिण में क्या है। तो इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप है। याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप कहां पर है? दक्षिण में। यहां पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। याद रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके अलावा इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है, जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, उसका नाम है कैप हॉर्न। देखो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, क्या नाम है? कैप हॉर्न। देखें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या कहलाता है? कैप हॉर्न कहलाता है। ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, सबसे अंतिम क्षेत्र है। जिस तरह से भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र आप लोग क्या जानते हैं? इंदिरा पॉइंट है। वैसे ही इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? कैप हॉर्न है। इसके बाद देखेंगे इसके पूरब में क्या है। तो इसके पूरब में देखिए यहां पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके पूरब में कौन है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में क्या है? तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत। यहां पर प्रशांत महासागर आप कह सकते हो। इस महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। इस महाद्वीप के पूरब में क्या है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तर में क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी है ना, पनामा नहर। और दक्षिण का सबसे दक्षिणी क्षेत्र इसका कौन सा है? कैप हॉर्न। और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी सागर, या फिर आप कह सकते हो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब देखते हैं इस महाद्वीप के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पहले समझ लेते हैं। देखेंगे इस महाद्वीप में कुल मिलाकर 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13। जिसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वही सबसे बड़ा देश की बात करें, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 13। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड। क्या नाम है? फॉकलैंड। चलिए देख लेते हैं कहां है ये। ब्राजील ये है। देखिए वैसे भी मानचित्र में आपको दिख रहा होगा ब्राजील सबसे बड़ा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? ब्राजील का है। और फॉकलैंड यहां है। ये यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में है। ये सबसे छोटा देश है फॉकलैंड यहां पर। चलिए तो सबसे बड़ा देश कौन? ब्राजील। सबसे छोटा कौन? फॉकलैंड। इसके बाद देखते हैं इस महाद्वीप के अधिकतर देश
याद रखिएगा, इस महाद्वीप के अधिकतर देश समुद्री सीमा से लगते हैं, केवल 2 देशों को छोड़कर। मैंने कहा 2 देशों को छोड़कर। देखिए समुद्री सीमा से लगते हैं, चाहे आप जिस देश को देखिएगा सभी समुद्री देश से सीमा से लगते हैं, केवल 2 देशों को छोड़कर। और 2 देश कौन कौन से हैं? एक का नाम है बोलिविया और एक का नाम है पराग्वे। याद रखिएगा, बोलिविया और पराग्वे समुद्री सीमा से नहीं लगते, अर्थात ये कैसे देश हैं? ये भू आवेष्टित देश हैं। कैसे हैं? भू अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। किसकी? बोलिविया की। कॉपी में लिखते चलिए, एक देश का नाम क्या है? बोलिविया, और दूसरे का नाम क्या है? पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे। ये दोनों के दोनों भू आवेष्टित देश हैं। चलिए, बाकी सभी देशों की सीमाएं किससे लगती हैं? समुद्र से लगती हैं। चाहे देख लो आप, देखेंगे यहां से शुरू करते हैं। ये कोलंबिया समुद्र है यहां पर, ये देखिए वेनेजुला समुद्र है यहाँ पर, गुयाना समुद्र है, सूरीनेम समुद्र है, फ्रेंच गुयाना समुद्र है। फ्रेंच गुयाना वही कंट्री है जहां पर यूएसए का कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन सा? कोरू प्रक्षेपण केंद्र। किसका प्रक्षेपण केंद्र? तो भाई कोरू से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रह के लिए यान लॉन्च किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? यान लॉन्च किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये यूएसए का है कोरू प्रक्षेपण केंद्र। भारत का पहला संचार उपग्रह, भारत का जो पहला संचार उपग्रह था जिसका नाम था एप्पल, यहीं से भेजा गया था। कहां से भेजा गया था? कोरू प्रक्षेपण केंद्र, इस फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह क्या नाम था उसका? एप्पल। ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1981 में। कहां से भेजा गया था? फ्रेंच गुयाना से। किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वही फ्रेंच गुयाना है। अब देखते हैं इन देशों के बारे में, समझते हैं। देखें, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुला है, ये गुयाना है, ये सूरीनेम है, ये फ्रेंच गुयाना है। ये क्या है? ये इक्वाडोर है। कौन है? इक्वाडोर। ये कौन है? पेरू। ये कौन है? ये चिली है। कौन सा? चिली देश। और ये कौन सा है? अर्जेंटीना। ये कौन सा है? अभी अभी बताया बोलिविया। ये कौन सा है? पराग्वे। ये कौन सा है? ये है उरुग्वे। ये पराग्वे, ये उरुग्वे, ये पराग्वे, ये उरुग्वे। देखेंगे, केवल बोलिविया और पराग्वे की ही सीमाएं समुद्र से नहीं लगती, बाकी सबकी समुद्र से सीमाएं लगती हैं। अब देखेंगे, ये एक ऐसा महाद्वीप से है जिससे 2 रेखाएं निकलती हैं, 2 प्रमुख रेखाएं निकलती हैं। एक कौन सी? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और दूसरी कौन सी? मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर, इसी को विषुवत भी कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो देखिए, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 3। और मकर रेखा इस महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो देखेंगे ध्यान से, भूमध्य रेखा यहाँ के कौन कौन से देश से होकर गुजरती है? तो पहला है पेरू, दूसरा है कौन सा? बोलिविया, और तीसरा कौन सा है? ब्राजील। याद रखिएगा, पहला पेरू, दूसरा कौन सा? बोलिविया, और तीसरा कौन सा? ब्राजील। पेरू, बोलिविया, ब्राजील, इन 3 देशों से होकर गुजरती है कौन सी? भूमध्य रेखा। अब देख लेते हैं मकर रेखा। तो 4 देश कौन कौन से हैं? देखेंगे, सबसे पहले चिली, फिर अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। फिर कौन? पेरू, ब्राजील। कौन? चिली, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील। तो देखिए, इन दोनों में एक देश कॉमन है। कौन सा देश कॉमन है? ब्राजील। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्राजील से कौन सी 2 रेखाएं निकलती हैं। तो कौन सी 2 रेखाएं निकलती हैं? भूमध्य भी निकलती है और मकर भी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा भी ब्राजील से होकर जाती है और मकर रेखा भी कहां से होकर जाती है? ब्राजील से। तो ब्राजील ऐसा देश है इस महाद्वीप में जिससे 2 रेखाएं होकर या 2 अक्षांश होकर, प्रमुख अक्षांश होकर गुजरते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं इस महाद्वीप के बारे में। देखेंगे, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश आपने जान लिया ब्राजील है, और सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड। वेनेजुला से शुरू करते हैं। तो वेनेजुला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजेल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजेल जलप्रपात या एंजेल फॉल। कहां पर है ये? वेनेजुला में है, इस देश में है। ये जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जो सबसे ऊंचाई से गिरता है। कितनी ऊंचाई इसकी?
979। अब देखिए एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, तो एंजल जलप्रपात है, यहां पर एक नदी है जिसका नाम है ओरिनीबो। क्या नाम है? ओरिनीबो। ओरिनीबो की एक सहायक है जिसका नाम है कैरो। क्या नाम है? कैरो। तो एंजल जलप्रपात किस पर है? कैरो नदी पर है। किस पर है? कैरो पे। इसके अलावा देखेंगे वेनेजुला और कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तेल उत्खनन या तेल पाए जाने वाले या खनिज तेल पाए जाने वाले दो देश हैं। यहां पर क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है। कहां पर? वेनेजुला में और कोलंबिया में। ठीक है, कच्चा तेल यहां से उत्खनन किया जाता है, बड़े पैमाने पर उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे वेनेजुला में यहां की सबसे बड़ी झील स्थित है। वेनेजुला में यहां की सबसे बड़ी झील स्थित है जिसका नाम है मराकाबो। याद रखिएगा, वेनेजुला में यहां की सबसे बड़ी झील स्थित है जिसका नाम क्या है? मराकाबो। अब देखेंगे इसके बाद वेनेजुला के बाद हम आ जाते हैं कहां पर? इक्वाडोर में। तो इक्वाडोर की दो चीजें फेमस हैं। कौन कौन सी दो चीजें फेमस हैं? देखेंगे, पहला है यहां पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका नाम क्या है भाई? कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी क्या नाम है? कोटोपैक्सी। इसके अलावा यहां पर एक दूसरा भी सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है चिम्बराओ। चिम्बराओ। तो याद रखिएगा, इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी, एक का नाम कोटोपैक्सी जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और दूसरा क्या नाम है? चिम्बराओ। तो इक्वाडोर में दो चीजें फेमस हैं, आपको इस महाद्वीप की याद रखना है जो अक्सर परीक्षा में आती हैं। एक कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर है, दूसरा चिम्बराओ ज्वालामुखी। अब इसके बाद देखते हैं, आ जाते हैं कहां पर? पेरू पर। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील है। यहां पर पेरू और बोलिविया की सीमा पर इस क्षेत्र में एक झील है और इस झील का नाम है, देखिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं, लिखे दे रहा हूं, नाम है टिटिकाका। कौन सी झील? टिटिकाका। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। लिखते रहिए इन चीजों को, नौकायन झील है, यह परीक्षाओं में कई बार आ चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका। भाई यहां पर ऊंचाई पर लोग क्या करते हैं? नौकायन करते हैं, नौकाओं का प्रयोग करते हैं इस झील में। इस कारण ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? नौकायन। कहां पर है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिकाका झील। फिर देखेंगे बोलिविया की राजधानी का नाम है ला पाज। बोलिविया की राजधानी का नाम है ला पाज। क्या नाम है? ला पाज। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? राजधानी है। परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है, तो बोलिविया की ला पाज। फिर देखते हैं अगला, आ जाते हैं पेरू के बाद आ जाते हैं कहां पर? चिली में। तो देखिए चिली का ये जो तट है, चिली का जो ये तट है ये बड़ा कटा फिटा है, ऐसा कटा फिटा है। दुनिया के दो ही तट कटे फिटे हैं, एक चिली है और दूसरा यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे है। याद रखिएगा, दुनिया के दो देशों के तट ही बहुत ज्यादा कटे फटे हैं, ठीक है, और जिनके तट कटे फटे होते हैं उन्हें ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है फियोर्ड का तट। कौन सा तट? फियोर्ड का तट। याद रखिएगा, तो चिली के जो तट कटे फटे हैं, यहाँ पर बंदरगाह विकास की आदर्श या प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। यहाँ के तट बहुत ज्यादा कटे फटे हैं, पूरे नीचे तक कटे फटे हैं। ऐसे ही नॉर्वे, यूरोप का एक देश है नॉर्वे, वहां के भी तट इसी तरह से बहुत ज्यादा बिखराव में है। तो ऐसे तटों को क्या नाम दिया जाता है? फियोर्ड का तट। तो चिली के तटवर्ती क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? फियोर्ड का तट। इसके अलावा देखिए चिली में यहां पर एक शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल, देखिए क्या नाम है शुष्क मरुस्थल का? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। ये कहां है? देखो ये है इस क्षेत्र में, ये पेरू और चिली की सीमा पर है। यहां पर
आटाकामा मरुस्थल, ये वाला। ठीक है, तो कहाँ है ये? पेरू और चिली की सीमा पर कौन सा मरुस्थल है भाई? आटाकामा मरुस्थल। इसके अलावा देखिए चिली में ही दूसरी चीज क्या फेमस है देखेंगे। इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा नीचे तक ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। दुनिया की पूछा जाता है सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। ये कितने किलोमीटर है? 7000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज। कहां है? इस क्षेत्र में पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला। अब देखेंगे एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। याद रखिएगा, जो लगभग 6900 मीटर ऊंची है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसी पर्वत में, इस वाले क्षेत्र में, एकांकागुआ। फिर देखेंगे यहां पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है, यहां पर है वो ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। ये कहां है? चिली में है। याद रखिएगा, ओजस डेल सलाडो। तो कितने ज्वालामुखी हो गए भाई? ओजस डेल सलाडो हो गया, फिर यहां पर कोटोपैक्सी हो गया, यहां पर कौन सा हो गया? चिम्बराओ हो गया, है ना, और ये एक हो गया ओजस डेल सलाडो। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन? ओजस डेल सलाडो। कहां है? चिली में है। तो चिली में एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम में एक मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। और इस शुष्क मरुस्थल का नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। तो देखो एंडीज पर्वतमाला के कहां पर? पश्चिम में एक शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क होता है, एक शीत होता है। और इस महाद्वीप में दोनों प्रकार के मरुस्थल हैं, शुष्क भी हैं और शीत भी हैं। जैसे भारत में शुष्क भी है और शीत मरुस्थल भी है। तो देखेंगे यहां का शुष्क मरुस्थल क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। चलो अब हम शीत मरुस्थल के बारे में भी जान लें। तो यहां पर इस वाले क्षेत्र में अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है, जिस मरुस्थल का नाम क्या है? ये शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। क्या नाम है? पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, तो शुष्क कौन सा हो गया? आटाकामा, और शीत कौन सा होगा? पैटागोनिया। इसके बाद देखेंगे, इन चीजों को लिखते चलिए भाई, ये सभी परीक्षाओं में आई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीजों को ही हम कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ब्राजील को समझ लेते हैं। ये देखिए इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं? तो देखते हैं। ब्राजील में जैव विविधता वन पाए जाते हैं। ब्राजील में क्या पाए जाते हैं? जैव विविधता वन पाए जाते हैं। और यहां पर एक घास होती है ब्राजील में, जो जैव विविधता क्षेत्र में पनपती है, इसको कहा जाता है कैंपोस। इन घासों के नाम को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ब्राजील में जैव विविधता अधिक है और यहां पर वन पाए जाते हैं, और यहां पर वन पाए जाते हैं तो इन वनों को वर्षा वन कहा जाता है। और इन वनों का, देखिए ये वन है, इन वर्षा वनों को एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है जो परीक्षाओं में आता है। इनको कहा जाता है सेलवास। क्या नाम कहा जाता है? सेलवास के वन। ठीक है, तो वर्षा वनों को ब्राजील में कौन सा वन कहा जाता है? सेलवास के वन। और यहां पर पाई जाने वाली घास को क्या कहा जाता है? कैंपोस घास के मैदान। कौन सी घास के मैदान? कैंपोस घास के मैदान। इसके अलावा देखिए वेनेजुला में भी एक घास है, एक मुलायम उष्णकटिबंधीय घास है। इस घास को नाम दिया गया है लानोस की घास। कौन सी घास? लानोस की घास। अब देखेंगे
वेनेजुला में पाई जाने वाली घास कौन सी? लानोस। और ब्राजील में पाई जाने वाली घास कौन सी? कैंपोस। ये दोनों की दोनों उष्णकटिबंधीय घास हैं। कैसी घास हैं? उष्णकटिबंधीय घास हैं। ठीक है, कैसी? उष्ण घास हैं, ये भी उष्ण घास। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक प्रकार की घास और पाई जाती है जिसे हम यहाँ पर अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में देखते हैं, और इस घास का नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास घास के मैदान। याद रखिएगा, पंपास। ये कैसी घास है? ये शीतोष्ण घास है। कैसी घास है? शीतोष्ण घास। ठीक है, चलिए तो आप देखिए काफी चीजें जाने। वेनेजुला में मराकाइबो नाम की सबसे बड़ी, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वेनेजुला में एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस महाद्वीप में दुनिया की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडीज कहते हैं। यहाँ पर 3 घास के मैदान है, एक का नाम है लानोस उष्ण, कैंपोस उष्ण, और पंपास शीतोष्ण। चलिए ये चीजें हो गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बंदरगाह है। ब्राजील में भाई कहवा का उत्पादन किया जाता है बहुत ज्यादा। किसका उत्पादन किया जाता है? कहवा का। काफी उत्पादन होता है, तो भाई कहवा का उत्पादन ज्यादा होता है, तो यहीं पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सैंटोस बंदरगाह। क्या नाम है? सैंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सैंटोस। और इस सैंटोस बंदरगाह से कहवा का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात। इसी कारण इसको कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। कौन सा? सैंटोस बंदरगाह। इसके अलावा देखिए यहीं पर एक मंडी है जिसको साओ पालो मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साओ पालो। याद रखिएगा, यहीं पर एक मंडी है जिसका नाम है, शहर है वैसे तो ये साओ पालो। साओ पालो यहाँ पर मंडी है या शहर है, इसको कहवा मंडी भी कहते हैं। ये परीक्षा में देखिए आ चुका है कि दुनिया की कहवा मंडी किसे कहते हैं, तो कहवा मंडी किसको कहते हैं? साओ पालो को। याद रखिएगा कहाँ है? ब्राजील में है। सैंटोस कहाँ है? ब्राजील में है। यहीं पर देखिए इस महाद्वीप का सबसे अधिक घनत्व वाला शहर या इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा? रियो डी जेनेरियो है। फीफा वर्ल्ड कप आपको याद होगा, रियो डी जेनेरियो। कौन सा? रियो डी जेनेरियो है। ब्राजील की राजधानी भी है और साथ ही साथ यहां का प्रमुख शहर भी है। कौन? रियो डी जेनेरियो। आशा करता हूं कि आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय जरूर दें। कमेंट के रूप में बताएं कि और कौन सा टॉपिक आप मुझसे जानना समझना चाहते हैं। नमस्कार।